प्रेस। हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम के ऊपर। टॉक शोज की श्रृंखला में हम दावत देते हैं विद्वानों को, डोमेन एक्सपर्ट्स को, वो शख्सियत जिन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया है, वो शख्स जो दुनिया में लोगों को प्रेरित करते हैं, इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं। इसी कड़ी में ये साल खत्म होने से पहले आपके सामने आज एक ऐसी शख्सियत को हम लेकर आ रहे हैं जो अपने आप में शायद अमेरिका के अंदर एक भारतीय इंडियन होने के नाते बहुत बड़ा ओहदा प्राप्त कर चुके हैं। मैं उनके बारे में बताऊंगा बाद में। सबसे पहले मैं उनको इंट्रोड्यूस करा देता हूं दर्शकों। डॉक्टर मुक्तदर खान सर, स्वागत है आपका। जी शुक्रिया सर, आपके सुनने वालों को भी मेरे तरफ से आदाब है। डॉक्टर खान अमेरिका में प्रोफेसर हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर। फाउंडिंग डायरेक्टर हैं इस्लामिक स्टडीज प्रोग्राम, सीनियर फेलो एट द सेंटर ऑफ ग्लोबल पॉलिसी एंड ऑथर ऑफ इस्लाम एंड गुड गवर्नेंस, ए पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ एहसान। उनके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। विद्वान तो वो हैं, बहुत बड़े राइटर हैं, थिंकर हैं, जिसे कई बार हम हिंदी में कहते हैं चिंतक हैं। वो बहुत सारी चीजों के ऊपर वो बहुत गहराई से सोचते हैं। और मुझे लगता है कि जिंदगी के ऊपर उनकी जो पकड़ है, मैंने जिंदगी वर्ड जानबूझ के यूज किया, यहां पर किसी मजहब को भी नहीं लेके आया हम। जिंदगी के ऊपर जो उनकी समझ है, जो पकड़ है, वो शायद बहुत गहरी है। हमें और हमारे दर्शकों को आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा डॉक्टर मुक्तदर खान से। सर, स्वागत है। शुक्रिया सर। आज का विषय, जिस विषय के लिए हमने डॉक्टर साहब को आमंत्रित किया है, वो है भारत में तेजी से बदलते हुए हालात पर, जिसकी पृष्ठभूमि कुछ साल पहले ही तैयार कर दी गई थी दक्षिणपंथियों के द्वारा। और धीरे धीरे वो अपनी पोजीशंस को कंसोलिडेट कर रहे थे। कहीं ना कहीं एक ऐसी लहर धीरे धीरे आ रही थी जो अब बड़ी वेव के अंदर परिवर्तित हो गई है। एक नफरत की दुनिया बना दी गई है। ये वो भारत नहीं है जो शायद हमने 75 साल पहले, हाँ, या हमारे पूर्वजों ने अपने सपनों में देखा होगा या जिसकी कल्पना की होगी। ये भारत उससे थोड़ा मुख्तलिफ है, थोड़ा अलग है। वो नहीं है जिसकी हमने बात सोची थी। डॉक्टर साहब, कहानी बहुत लंबी नहीं है 75 सालों की, लेकिन पिछले सालों में कुछ चीजें बहुत तेजी से बदल गई। इसके ऊपर आपकी पहला कमेंट, पहले टिप्पणी। देखिए, मैं इंडिया को एक टीनेजर की तरह देखता हूँ। टीनेजर जो छोटी छोटी चीज़ों से इमोशनली रिएक्ट हो जाता है। अगर एक पिंपल आ जाए तो वो अपने आप को आईने में देखता और परेशान हो जाता है, और उसको इमोशनल रिएक्शंस भी होते हैं और फिक्र भी होती है कि लोग मेरे बारे में अब क्या सोचेंगे, क्या लोग मुझे पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला जो एक टीनेजर को पेश आता है कि वो अपनी आइडेंटिटी और अपनी शिनाख्त की तलाश शुरू करता है। जी। ये सोच कि ये जो सवाल कि हु एम आई, और दूसरा सवाल कि हु डू आई वांट टू बिकम, यानी मैं कौन हूँ और मैं क्या बनना चाहता हूँ, ये सवाल जी। जो है सो टीनेजर्स को सताता है। तो इंडिया में भी मुझे लगता कि ये सवाल दोबारा उठ चुका है आज़ादी के बाद, कि इंडिया की क्या आइडेंटिटी है, इंडिया की कल्चरल, फिलोसॉफिकल और पॉलिटिकल आइडेंटिटी क्या होगी और किस तरफ जाएगी। तो तो ये डिबेट आज़ादी के वक़्त भी शुरू हुआ था कि जब टू नेशन थियरी प्रेज़ेंट किया था, पाकिस्तान बन गया था, तो इंडिया ने एक रास्ता चुना। लेकिन जो लोग माइनॉरिटी में थे उस वक़्त, वो अब ज़्यादा मज़बूत हो गए हैं, उनकी राय मज़बूत हो गई है, और बेसिकली इंडिया में वो एक सटल तरीके से दोबारा वो डिबेट शुरू कर दिए कि इंडिया का मुस्तकबिल क्या हो गया, इंडिया की क्या पहचान होगी, अंदरूनी तरफ से भी और बाहर से भी। तो बाहर से तो इंडिया की पहचान काफ़ी अच्छी तरह से यू नो चल रही थी पिछले 75 ईयर्स में। इंडिया एक सेक्युलर डेमोक्रेसी, प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेसी, इंडिया पैदाइशी डेमोक्रेसी है। जिस दिन इंडिया पैदा हुआ उस दिन सबको बराबर इक्वली अंडर द लॉ ट्रीट किया। अमेरिका जो
कहते हैं दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है। यहाँ तो अभी भी हम वोटिंग राइट्स के बारे में लड़ रहे हैं कि जो लोग डिफरेंट कलर्स के हैं, उनके ऊपर डिफरेंट तरीके से उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। जी, तो आई थिंक इंडिया इज़ गोइंग थ्रू एक ऐसे फ़ेज़ जहाँ पे वो अपने आप के साथ नेगोशिएट कर रहा है कि इंडिया की क्या मुस्तकबिल रहेंगी और क्या। तो इस डिबेट की जो नौइयत है, वो बहुत ही जाहिलाना है। यानी यानी पब्लिक में, हालाँकि हमारे पास अब इतना सोशल मीडिया है, ये डिबेट्स हम यूट्यूब पे भी कर सकते हैं, हम वीडियोज़ पे कर सकते हैं, टेलीविज़न चैनल्स पे कर सकते हैं, अखबार के पन्नों में कर सकते हैं। लेकिन ये जो सड़क पे भी जो होता है ना, वो दैट इज़ द बैड साइड ऑफ इट। और मुझे लगता है कि ये ग्रोइंग पेन्स है इस मुल्क के, और इसका मुस्तक़बिल पे काफ़ी असर होगा। इट्स लाइक सेइंग कि एक दोराही पे आप पहुँच गई है इंडिया, और किस तरफ वो जाएगी, उसका असर ना सिर्फ़ इन द नियर फ्यूचर बट लॉन्ग टर्म फ्यूचर में भी असर होगा। और मुझे अ, उम्मीद तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे आशा है कि लोग इस बात का एहसास करें, और जो भी वो कदम उठाएँ सियासी तौर पर, ज़रा सोच समझ के अपने बच्चे, अपने ग्रैंडचिल्ड्रन के बारे में सोचते हुए लें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपको कब लगा कि भारत अपने रास्ते से भटकना शुरू हो गया है? ये भटकन कब शुरू होती है? कब कब ये चीज़ें डेवलप होती है माइंड में, और कब ये धीरे-धीरे सड़क पे आना शुरू हो जाती हैं? देखिए, जब मैं ये 1986 की बात है, मैं हैदराबाद में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था। मुझे अच्छी तरह से याद है जब जो रथ यात्रा आडवाणी जी, जी ने जब लेके निकले थे। तो मतलब पहले तो मैं तो समझ गया था कि ये बहुत ही स्ट्रैटेजिकली स्पीकिंग ये बहुत ही ज़बरदस्त मोबिलाइज़ेशन की स्ट्रैटेजी है। ना सिर्फ़ उन्होंने रथ यात्रा शुरू की थी, बल्कि उन्होंने जो है सो हर गाँव से एक-एक ईंट मँगवाई थी राम जन्मभूमि, राम मंदिर बनवाने के लिए। तो वो हर गाँव को रेडिकलाइज़ कर रहे थे। तो वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ, और मुझे याद है कि मैं एक वहाँ पे ऐसे ही इंटर कॉलेज डिबेट में हिस्सा लिया था, तो जिसमें लोगों ने मुझे मज़ाक में कह दिया था कि मैंने ये कहा था कि ये जिस तरह से मुस्लिम दुनिया में इस्लामाइज़ेशन का सिलसिला चल रहा था उस ज़माने में, उसी तरह इंडिया में हिंदुआइज़ेशन का सिलसिला शुरू हो गया था। तो लोगों ने मुझे मज़ाक से कहा था कि भई आप रथ यात्रा का वो रोड मैप देखें, एंड इट विल टेल यू कि ये कंस्टिट्यूएंसीज़ है, और बीजेपी सडनली पार्लियामेंट में 2 मेंबर्स से एकदम वो 70-80 तक कुछ पहुँच गई थी उसके बाद। तो ये पॉलिटिकल टैक्टिक्स थी। लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ, और फिर जब 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद कर दी गई, तो अनफॉर्च्यूनेटली वो जो वैंडलिज़्म की जो हरकत थी, उससे एक ऐसे तबके को जोश मिल गया, एनकरेजमेंट मिल गया कि वो नॉन लीगल तरीकों से भी अपना ये पॉलिटिकल एजेंडा आगे बढ़ा सकते हैं। अनफॉर्च्यूनेटली जो दुनिया का माहौल है, उसमें ये सवाल तो ज़रूर रहा है और रहेगा कि किसी भी सोसाइटी में जब मेजॉरिटी माइनॉरिटी का सिचुएशन आ जाता है, अगर नॉन होमोजेनियस सोसाइटी है, तो माइनॉरिटीज़ की कैसी प्रोटेक्शन किया जाए। तो डेमोक्रेसीज़ की एक डेफिनेशन ये है कि एक डेमोक्रेसी उतनी ही अच्छी है जितनी महफूज़ उसकी माइनॉरिटी है, जी, राइट? तो तो आप ऐसी भी सूरत हो सकती है कि जो मुल्क की आइडेंटिटी हो, उसके वैल्यूज़ हों, वो बिल्कुल ही मैजॉरिटेरियन हो या मेजॉरिटी कम्युनिटी के हो, लेकिन क्या माइनॉरिटी महफूज़ हो सकती है। तो ये सिचुएशन तो हमेशा रहेगा ही, मतलब आज से 100 साल, 200 साल के बाद। बस सवाल ये उठता है कि क्या हम एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं अपने मुल्कों में, जहाँ पर हर शख्स अ अ, इज़ इक्वल अंडर द लॉ, यानी हर इंसान को उतनी ही आज़ादी हो, उतनी ही अपॉर्च्युनिटी हो जिस किसी और को हो, कि वो अपनी ज़िंदगी में अपनी पोटेंशियलिटीज़ को वो पूरा कर सके। बिल्कुल। तो मुझे वो किस्सा याद आता है, आपको याद होगा शायद महाभारत में, कि जब वो मेरे ख़्याल से वो द्रोणाचार्य थे जो जंगल में गए थे अपने लोगों के साथ, और वहाँ पे एक शख्स ने
लड़के ने कुत्ते के मुँह में कई तीरें मार दी थी, राइट? तो उसका जो पोटेंशियल था, उसका पोटेंशियल वहीं मार दिया गया ना, उसका अंगूठा ले लिया गया एज़ गुरु एक एक दक्षिणा। एकलव्य की बात कर रहे हैं। एकलव्य की बात कर रहा हूँ मैं, उसकी जो अंगूठा था वो द्रोणाचार्य ने एज़ ए गुरु दक्षिणा ये मार दी और जी, जी। उसका जो पोटेंशियल था वहीं पे खत्म कर दिया। तो वो बेचारा पता नहीं उसका क्या हुआ, वो हिस्ट्री से निकल गया, राइट? वो उसके बाद उसका पता नहीं चलता। तो वैसी सोसाइटी नहीं चाहिए मुझे। मुझे ऐसी सोसाइटी चाहिए जहाँ एकलव्य को सारी आज़ादी हो, पूरी-पूरी अपॉर्च्युनिटी हो कि वो कर्ण और अर्जुन से कम्पीट करे कि हू इज़ द बेस्ट आर्चर उस सोसाइटी का, राइट? तो वो कह रहा हूँ कि हर इंसान में एक पोटेंशियल होता है, टू बिकम ए मॉरल पर्सन, टू बिकम ए मॉरल एजेंट। और हर इंसान में वो पोटेंशियल है कि वो अपने लिए भी कुछ करे और अपने माशरे और सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करे। तो हमें ऐसी सोसाइटी बनाना चाहिए जब कि जिसमें हर शख्स जो है सो अपनी पोटेंशियल को फुलफिल कर सके, तो वही मकसद है। तो अब इंडिया में मुझे नहीं लगता कि इंडिया उस तरीके से जा रही है। इंडिया में एक पॉलिटिकल एजेंडा बन गया है। देखिए, कांग्रेस की जो पार्टी थी वो इंडिपेंडेंस मूवमेंट की वजह से कांग्रेस के लिए पॉलिटिकल मोमेंटम बहुत ज़बरदस्त बन गया। सारी इंडिया आज़ादी के लिए खड़ी हो गई थी और इसको मोबिलाइज़ करने वाली एजेंसी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। तो वो हर गाँव-गाँव में ब पहुँच गए थे, हर जगह इंडिया में कांग्रेस 370, 340 इस तरह की सीटें लेके इलेक्शन जीतती थी। कोई ऑपोज़िशन ही नहीं था उस ज़माने में उनके लिए। तो जो ये भारतीय जनता पार्टी टाइप पार्टी जब चैलेंज करने लगे, उनके लिए कोई ऐसा मसला ही नहीं था जिसकी वज़ह से वो पूरे नेशन को मोबिलाइज़ कर सके और रिलिजन एक व्हीकल बन गई है। मतलब ये जो रथ यात्रा कहते हैं, वो रथ यात्रा बेसिकली हिंदुइज़्म को रथ बना चुकी है। तो हिंदुइज़्म को एक रथ यूज़ करके वो दिल्ली की तरफ चली गई है और फिर 2014 से तो ख़ैर वो पहुँच गई है वहाँ पर, अब फिर वहाँ पे बस देखें क्या तमाशा कर रहे हैं। 2014 एक किस्म का पैराडाइम शिफ्ट है देखा जाए तो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में भी और शायद एक थिंकिंग पैटर्न्स के अंदर भी। थिंकिंग पैटर्न्स जो थोड़े से पहले हल्के नज़र आते थे, यहाँ पर शायद वो कंक्रीटाइज़ हो गए हैं, फोर्टिफाइड हो गए हैं। और कहीं न कहीं एक पिछले 1-2 सालों में जो एक प्रमुख घटना निकल कर आई है जिसको मैंने बहुत गहराई से नोटिस किया है कि गांधी जी को अपने स्थान से गिराने की कोशिश की जा रही है और उसके जो इस समय जो प्रयास हैं वो इतने ज़्यादा लेवल पर चल रहे हैं। हर लेवल पे गांधी को डेनिग्रेट करने का एक जैसे प्लानिंग चल रही है कि उसको राष्ट्रपिता के पद पर जो पदवी दी गई उस पे क्वेश्चंस हैं। भारत को बाँटने के लिए गांधी रिस्पॉन्सिबल अब सीधे तौर पर से कहा जा रहा है। जो गांधी जी को गालियाँ दे रहे हैं, उनको लोग सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं। एक गोडसे सेना तैयार हो चुकी है, तैयार हो चुकी है, तैयार होनी नहीं है। ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन डॉक्टर साहब डराने वाला है। किसी भी सेंसिबल व्यक्ति को डराने वाला है। जिस देश में एक महामानव जो हज़ार सालों में एक पैदा होता है, जो बुद्धा के मार्ग पर चलता है, अहिंसा के मार्ग पे चलता है, आज उसको डिस्क्रेडिट किया जा रहा है। आज उसको एक ऐसे रूप में पेश करने की कोशिश की जा रही है एज़ इफ ही इज़ द मेन विलेन ऑफ इंडिया। ये डॉक्टर साहब बहुत खतरनाक साइन है ये। देखिए, गांधी को लेके जो क्रिटिसिज़्म हो रहा है, गांधी को लेके डिमोनाइज़ेशन जो हो रहा है इंडिया में, जी, राइट? जी, जी। बेसिकली एक ऐसे महान शख्स को लेकर उसको बेसिकली राक्षस बनाया जा रहा है, राइट? जी, जी। तो उसमें दूसरा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ़ कैरेक्टर असैसिनेशन है कि क्या ये असॉल्ट उन वैल्यूज़ पर है जिसके लिए गांधी खड़े होते? यस। तो क्या ये असॉल्ट गांधी पर है या अहिंसा पर है? क्या ये असॉल्ट गांधी पर है या सत्याग्रह पे है? मुझे लगता कि ये असॉल्ट गांधी के हिंदुइज़्म पर है। हुँ, जिस तरह के हिंदू गांधी थे, मतलब लोग भूल जाते हैं कि गांधी बहुत ही रिलिजियस शख्स भी यस, थे। यस। हाँ, और उनकी जो हिंदुइज़्म थी उसमें प्लुरलिज़्म था। जी, उनकी हिंदुइज़्म में राम के लिए भी जगह थी, रहीम के लिए भी जगह थी, राइट? तो वो जो एस्पेक्ट है महात्मा गांधी की शख्सियत का, उनके ख़यालात का, उनके हिंदू नज़रिए का, उस पे मेरे ख़्याल से सबसे ज़्यादा असॉल्ट है। तो जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, वो
उनके दुश्मन तो होते ही हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा दुश्मन उन्हीं में से वो होता है जो मॉडरेट होता है। जी, क्योंकि वो उनकी आइडियोलॉजी, उनके वैल्यूज़ का एक दूसरा रुख पेश करता है, इसलिए वो थ्रेट बन जाता है। देखिए, एक अजीब-सी बात हो चुकी है, अगर जब मैं देखता हूँ इंडिया के टेलीविज़न शोज़ और अखबारात पढ़ता हूँ, तो आजकल हर शख्स को एंटी नेशनल कह देने की बड़ा शौक उठा है ना? अगर जी, आप गलती से मैं देख रहा था कि सानिया मिर्ज़ा कहीं बैठी थी, गलती से नीचे झंडा था किसी और लगाया था, तो उसको एंटी नेशनल कह दिया क्योंकि जी, उसके पाँव जी, झंडे के हो। तो इस तरह जी, के अजीब-सी चीज़ों पर एंटी नेशनल। लेकिन ये जो हिंदुत्व मूवमेंट है, मेरे ख़्याल से ये सबसे एंटी नेशनल मूवमेंट है हिंदुस्तान का। जी, अगर आप इंडिया को देख लें करंटली, इंडिया की जो पैरामीटर्स है, इंडिया के वैल्यूज़ ऑफ सेक्युलरिज़्म और प्लूरलिज़्म, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इन सब चीज़ों के खिलाफ है। वो चाहते जी, हैं कि जो इंडिया करंट जिस तौर पे है, उसको वो डिसमेंटल करें और नई इंडिया बनाएँ, राइट? तो इन दैट सेंस जो करंट इंडिया है, उसके सबसे बड़े दुश्मन हिंदू नेशनलिस्ट है। अगर आप सारी दुनिया में कहीं भी जाएँ और रैंडम लोगों को सड़क पर वो टीवी पे लोग करते हैं नहीं शोज़ करते हैं कि आपका क्या ख़्याल है इंडिया साउथ अफ्रीका से जीत गई वैसे आप सबको मुबारक। तो वहाँ पर लोग जवाब देते हैं रैंडम अगर आप लोगों से कहें कि इंडिया के बारे में 2 चीज़ें बताएँ। पोलैंड में चले जाएँ, रशिया चले जाएँ, अमेरिका चले जाएँ, अलास्का। आई एम विलिंग टू बेट कि गांधी और ताजमहल ये 2 चीज़ों का ज़िक्र ज़रूर आएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल और सही और कहा ये आपने। चीज़ें बहुत अहम है। गांधी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट हिंदुइज़्म, वो जी, हिंदुइज़्म जिसने सेक्युलर इंडिया को पैदा किया। और जी, ताजमहल इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्लोरियस इस्लामिक पास्ट ऑफ इंडिया। और हिंदू नेशनलिज़्म ये दोनों चीज़ों के खिलाफ है, ये दोनों चीज़ों को मिटाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है इसमें एक थर्ड नाम और जुड़ जाए अगर लोग कुछ ऐड करना चाहें और काफ़ी कंट्री ऐड कर देंगे दैट इज़ गौतम गौतम बुद्धा, भगवान बुद्ध जो हैं, जी, जो हालाँकि वो यहाँ पैदा नहीं हुए थे, पैदा तो नेपाल में हुए थे, लेकिन उनकी कर्म भूमि तो भारत ही था देखा जाए तो। तो वो शायद भारत की मुझे लगता है कि इतिहास में जो नोन हमारी हिस्ट्री है, शायद सबसे बड़ी शख्सियत जो यहाँ पे आई, दुनिया के कोने-कोने तक पहुँची। गांधी बाद में पहुँचे, खैर उनको खुदा तो नहीं बनाया गया लेकिन बुद्धा को भगवान मान लिया गया देखिए है। जिस तरह से बुद्धा को भी मार्जिनलाइज़ कर दिया गया ना इंडिया की हिस्ट्री से वगैरह, बुद्धा इज़ द बिगेस्ट ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड चाइना। यस, अगर आप इंडिया के जो करंट जियोपॉलिटिकल चीज़ों को लें, अगर इमेजिन करें आप कि एक ऐसी फेस्टिवल हो या ऐसी सालाना कॉन्फ्रेंस हो, जैसा कुंभ मेला ऐसा होता है, जी, वैसा जी, ऐसा जी। कोई बुद्ध को लेके अगर आप मेला करें, जिसमें इंडिया और चाइना दोनों मिलके करें, तो इस दोनों मुल्कों के बीच में काफ़ी समझौता बढ़ सकता है। दैट्स सच अ ब्यूटीफुल ब्रिज उसको हम मतलब इग्नोर ही करते रहते हैं। और अब ये जो नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है इंडिया की तरफ से आपने देखा होगा, जिसमें एंशिएंट इंडिया की एंशिएंट नॉलेज को वो ये कॉन्सेप्ट ऑफ विश्व गुरु, इंडिया को विश्व गुरु बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास हर चीज़ की नॉलेज थी 2000 साल पहले। लेकिन उसमें ए लॉट ऑफ दोज़ यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जिस पे ये फ़ख्र करते हैं, उनका ताल्लुक बुद्धिज़्म से है। बिल्कुल आपने सही कहा। एक्चुअली इंडिया के जो पहले अर्लीस्ट 2 रिलिजन्स हैं, वो जैन्स और बुद्धिज़्म ही हैं, जो ऑलमोस्ट कंटेम्पोरेरी हैं दोनों या आस-पास ही आए हैं दोनों। हिंदुइज़्म तो बहुत बाद में आया। इन्होंने तो एक्चुअली वैदिक एरा को एप्रोप्रिएट किया देखा जाए तो, उसको कोई भी एप्रोप्रिएट कर सकता था एक्चुअली उसमें देखा जाए तो, खैर वो अलग बात है। आज के संदर्भ में वापस आते हैं। अ, एक चिंता की बात निकल कर आ रही है डॉक्टर साहब, वो ये है कि हिंदुस्तान में जो बहुत पढ़ा-लिखा वर्ग है, हाइली प्लेस्ड है, चाहे वो वैज्ञानिक हैं, जी। इंजीनियर्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, अ, या कहा जाए इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे रेडिकलाइज़ दिखते हैं अपनी सोच के अंदर। एक चुप्पी है उनके अंदर, एक मौन एक क्या बोलते हैं एक्सेप्टेंस या स्वीकृति है कि वो लोग अपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाते हैं और इस किस्म के मैसेजेस को आगे बढ़ाते हैं। ये सब पढ़े-लिखे हैं। एक समय था जब लोग कहा करते थे कि शायद इस्लामिक फंडामेंटलिज़्म जब आया है तो वहाँ पे जो कम पढ़े-लिखे थे वो करते थे। पर यहाँ पर जो हरकतें हो रही हैं, वो पढ़े-लिखे वर्ग के द्वारा हो रही है।
तो चिंता व्यक्त ये होती है, चिंता मेरे माइंड में ये चलती है कि एक पढ़ा लिखा होके अगर अपना लॉजिक का सहारा नहीं ले सकता, काले और सफेद में भेद नहीं कर सकता, अच्छे और बुरे को पहचान नहीं सकता, सच्चे और झूठ को नहीं पहचान सकता, तो फिर पढ़ाई लिखाई किस काम की? तो फिर तो ऐसे कंट्री में रेडिकलाइज़ करना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, मैं इंडिया में इंजीनियरिंग भी की और इंडिया की एक मशहूर बिज़नेस स्कूल से एमबीए भी किया। तो मैं उन सा उस जिस तबक़ा का आप रेफ़रेंस दे रहे हैं, उनसे बहुत अच्छी तरह से वाक़िफ़ हूँ, उनके व्हाट्सएप बातें भी सुनता हूँ। वो पिछले 1 हफ़्ते से वो मुझे मुसलसल गालियाँ दे रहे हैं क्योंकि मैं ये जो हरिद्वार में जो धर्म संसद हुआ, उसकी क्रिटिसिज़्म मैंने की है। मुझे 2-3 चीज़ें ऐसी लगी हैं कि ना सिर्फ़ ये पढ़ा-लिखा तबक़ा, बट ये पढ़ा-लिखा तबक़ा एक कॉर्पोरेट क्लास है, जो इंडिया की करंट पॉलिटिक्स की वजह से इकोनॉमिकली बेनिफ़िट कर रहा है। यानी इंडिया का जो लिबरलाइज़ेशन हुआ 1991 में, जो आयरॉनिकली कांग्रेस ने किया था, मनमोहन सिंह के अंडर जो डेवलपमेंट्स हुए, उसका जो इंडिया की इकोनॉमी को फ़ायदा हुआ, तो उसका वो पोज़ीशन एन्जॉय कर रहे हैं। और एक किस्म से सॉफ्ट हिंदुत्व फैल गया है इन द अपर एजुकेटेड क्लासेस, और उसका और उनके लिए, क्योंकि वो जो है सो डायरेक्टली हज़ारों लाखों लोग हैं जो सड़क पे जाके तमाशे कर सकते हैं, राइट्स कर सकते हैं, वायलेंस कर सकते हैं, और वोट भी डाल रहे हैं बीजेपी के लिए। ये जो अपर मिडल क्लास एजुकेटेड क्लास है, वो अपने आप को वेल्ड कर लिए, यानी वो एक नकाब के पीछे रहती है और बताने की, ज़ाहिर करने की ज़रूरत भी नहीं। तो आप देखेंगे ये डिसीजंस वहाँ पे एक्सपोज़ हो जाते हैं जहाँ पे ब्यूरोक्रेसी है, यानी पुलिस की एक्टिविटीज़ देखिए, एफआईआर भी नहीं फाइल करते, अगर एफआईआर फाइल करते तो नाम भी नहीं डालते हैं एक्चुअली। तो इस तरह से वो आप देख सकते हैं कि जो पोलराइजेशन हो रहा है सोसाइटी का और जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में भी और जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें भी घुस गया है। फंडिंग देख लें आप, पैसे जो पार्टीज को मिलते हैं प्राइवेट सेक्टर से, तो ये हाल तो हो गया है। तो द हिंदुआइजेशन ऑफ इंडिया काफ़ी, यूं कहिए कि गाड़ी काफ़ी तेज़ी से और काफ़ी दूर तक पहुँच गई है। तो द प्रॉब्लम ये है कि इसको अगर आप ब्रेक डालना चाहिए, अगर इसका रुख मोड़ना चाहिए, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल विदाउट एन एक्सीडेंट। तो हुँ। समझ रहे हैं आप, गाड़ी बहुत तेज़ी से जा रही है और बहुत मोमेंटम हासिल कर चुकी है, और उसको कहना कि आप गलत हैं, पढ़े-लिखे लोगों को ये कहना कि आप मुल्क को गलत तरीके से लेके जा रहे हैं, इट इज़ गोइंग टू बिकम वेरी डिफिकल्ट। और जब जितना ज़्यादा ये पढ़े-लिखे तबके के साथ एंगेज करता हूँ, तो मुझे बहुत ही परेशानी और डर होता है कि इनको कन्विंस ही नहीं कर सकते। यानी उनका जो रवैया है, यानी मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त ने मुझे साफ कह दिया, देयर इज़ नथिंग दैट यू कैन टेल अस दैट विल चेंज आवर माइंड। यानी कि ये कह रहे हैं कि माय माइंड इज़ मेड अप, डू नॉट कन्फ्यूज़ इट विथ फैक्ट्स। यानी मैं नए फैक्ट्स, नई आर्ग्यूमेंट कुछ नहीं कर सकता। इन्होंने तय कर लिया है कि इंडिया बनेगा हिंदू राष्ट्र, और ये इंडिया के लिए बेस्ट है, और इसमें जो भी करना है, जो भी चीज़ें सैक्रिफाइस करने, सारे मुसलमानों को भी अगर सैक्रिफाइस करना पड़ा, तो ये सही है। तो और किसी भी ह्यूमैनिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स वगैरह ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो इनका सोच कैसा बदलेगी? इनकी सोच वहीं पे बदलेगी ना, जहाँ पर कोई एक्सीडेंट हो, खुदा ना खास्ता। अगर कोई आदमी ये तय कर लिया कि मैं वैक्सीन नहीं लूँगा, मैं कुछ नहीं लूँगा, मैं मास्क भी नहीं पहनूँगा, और मुझे अच्छी तरह से तय है कि इससे मुझे कोविड नहीं होगा, तो उन्हीं वे उसकी ओपिनियन बदलेगी जब उसको कोविड हो या उसके करीब वाले को हो जाए, राइट? सो एक्सीडेंट की तरफ दौड़ रही है इंडिया की ट्रेन, और वो एक किस्म से इतना परेशान मुझे कर चुकी है कि मैं अपना करियर पाथ पिछले 1 साल से इंडिया की तरफ कर दिया है। मैंने दूसरे प्रोजेक्ट्स वगैरह सारा छोड़कर इंडिया पे लिखना, इंडिया पे सोचना और इंडिया पर बोलना शुरू कर दिया है, बिकॉज़ मुझे वाक़ई में डर होता है कि ऐसा ना हो कि इंडिया में एक ऐसी एपिसोड हो जाए जो जर्मनी के होलोकॉस्ट को छोटा कर दे। अब नसीर ने भी ये बात कही है, नसीरुद्दीन शाह ने भी एक बात कर दी सिविल वॉर की, गृह युद्ध की। तो एक चीज़ और बड़ी इम्पोर्टेंट निकल के आई है। आज सुबह के एक बड़े इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल,
उसमें एक वर्ड यूज किया गया डॉक्टर साहब, मुझे मालूम नहीं वर्ड आपकी नजर में आया है, आज नहीं आया है। यहाँ तो रात के समय 10 बजने वाले हैं, तो सुबह पेपर जब आया तो मैंने जब उस इकोनॉमिक पेपर को खोला तो उसका एक बहुत बेहतरीन आर्टिकल इसी विषय के ऊपर, हरिद्वार के ऊपर ही था। जी, जो नॉर्मली इकोनॉमिक पेपर्स में ऐसे आर्टिकल्स कम ही आते हैं। जी हाँ, तो हरिद्वार या हरद्वार एक ही वर्ड है। हरि कहते हैं, जैसे कि हमारे दर्शकों को बता दूं, वो विष्णु को कहा जाता है, और हर जो है शिवा को कहा जाता है। अच्छा, तो हरिद्वार जो है इज ए गेटवे टू द बद्रीनाथ, दैट इज द होम ऑफ विष्णु, एंड केदारनाथ बोथ। केदारनाथ इज होम ऑफ शिवा। तो हर का द्वार, यानी कि हर मतलब शिव को जाने का द्वार, और शिव और हरि, हरि मतलब जो विष्णु को जाने का द्वार है। तो इसलिए इसको हरिद्वार भी कहा जाता है और हरिद्वार भी कहा जाता है। बट टुडे it created tremors in my mind when I read that article's first paragraph. They say हिंदू महासभा जो संसद हुई है सो कॉल्ड हरिद्वार के अंदर, बोलता है इसमें अब एक तीसरा गेट आ गया है। अच्छा, इट इज ए gateway to the Vishnu, and that is Badrinath, and gateway to the Shiva, that is Kedarnath. कहता now there is a third gate when there is a call there, where there is a call for elimination of minorities. It's a gateway to the hell. ये वर्ड यूज किए गए फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर। और आज मैं सत्य हिंदी में एक प्रोग्राम पे था, वहां मैंने इस बात को मेंशन किया है कि ये जब मैंने वर्ड पढ़े हैं तो मेरी आत्मा भी कांप गई कि ये सोच कहाँ तक जा रही है। और लिखने वाले की हिम्मत को दाद देता हूँ कि उसने वर्ड लिखे। एक गेटवे टू द विष्णु है, एक गेटवे टू द सो कॉल्ड शिवा है, एंड ही सेज इट्स ए गेटवे टू द हेल। तो सोच के डर लगता है कि अगर ये लोगों को जिनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता, ये कुछ भी बोलते हैं, एलिमिनेशन की कॉल देते हैं, महात्मा गांधी के जो किलर हैं उसको उसकी पूजा करते हैं, महात्मा गांधी की फोटो के सामने एक प्लास्टिक की पिस्तौल निकाल के गोली मारते हैं और कहते हैं कि मनमोहन सिंह सामने होते तो गोली मार देते। ये चीजें टेरिफाइंग है डॉक्टर साहब, कहाँ ले जा रही हैं हमको? सी एक इसको आप अगर साइंटिफिक तरीके से दिए, एक लफ्ज़ है ओवरटर्न विंडो कहते हैं इसको। यानी कि जो पब्लिक में जो हम बातें करते हैं, बाज़ चीज़ें पब्लिकली मुनासिब हैं, बाज़ चीज़ें मुनासिब नहीं हैं, राइट? सो फॉर एग्ज़ाम्पल 1 हफ्ता पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने औरंगज़ेब का ज़िक्र किया। जी, तो वो डायरेक्टली नहीं कह रहे हैं कि मुसलमान ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं। तो वो जो है सो ही इज़ यूजिंग ए डॉग व्हिसल कहते हैं कि वो एक इशारतन बात कर रहे हैं, राइट? लेकिन जब इस तरह की बातें पब्लिक में आने शुरू हो जाती हैं और उस पे कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस नहीं हुआ, तो मिसाल के तौर पे अगर मैं अभी गाली दे दूँ आपके शो पर और आपने कहा कि भाई खान साहब दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल, आपने गाली दे दी, मैं ये शो अभी बंद कर रहा हूँ, मैं ये टीवी शो कैंसल कर रहा हूँ एंड खत्म, आप ये हो गया, राइट? आइंदा मैं एहतियात करूँगा। अगर आपके शो पे गया या किसी और शो पे भी गया। अगर मैं एक गाली दे दूँ, आपने भी गाली दे दी, तो फिर सोचिए अब ये शो का क्या हाल होगा? जी, ये अनसिविलाइज़ हो जाएगा। तो दैट इज़ द गेटवे टू हेल। वो अगर आप पहली बार जब मैं गाली दूँ, आपने मुझे रोका नहीं ना, तो आपने यू हैव ओपन्ड द डोर टू बेसिकली जहालत। तो ये हरिद्वार में जो चीज़ हुआ है, ये पहली बार इस तरह से लोगों ने 20-20 लाख मुसलमानों को मारे और बाउंटी में कई चीज़ें हुई हैं। मतलब जेनोसाइड के लिए कॉल भी किया, जेनोसाइड के लिए बाउंटी भी प्रॉमिस की गई, पॉलिटिकल जी, सपोर्ट और लीगल सपोर्ट भी ऑफ, और इसको कंडेमनेशन नहीं आ रहा, ना तो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कंडेमनेशन आ रहा। और दूसरी चीज़ ये है, मैं आपके सुनने वालों को कह रहा हूँ कि ज़रा गौर से सुनिए मैं बात कर, ये जो है सो कोई सियासी कॉन्फ्रेंस नहीं थी, ये मज़हबी कॉन्फ्रेंस थी। यानी ये दिस वाज़ नॉट अ कॉन्फ्रेंस ऑफ हिंदुत्व, दिस वाज़ अ कॉन्फ्रेंस ऑफ हिंदुइज़्म। तो इस तरह के अगर हिंदू ही कॉन्फ्रेंसेस से आने लगे, तो ये जो फ़र्क हम करते हैं हिंदुइज़्म और हिंदुत्व में, यानी कहते हैं कि हिंदुइज़्म एक बहुत ही टॉलरेंट और प्लूरलिस्टिक रिलिजन है। अलबत्ता हिंदुत्व जो है सो बहुत ही नेगेटिव आइडियोलॉजी है। वो फ़र्क भी ये कॉन्फ्रेंस ने ख़त्म कर दिया है। यानी जी, सारे के सारे हिंदू अब इसमें इन्वॉल्व हो जाएँगे। और और हरिद्वार इज़ लाइक द मेक्का ऑफ हिंदुइज़्म ना, मतलब यस, 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 तो आप
वहाँ पे बैठकर इस तरह की बातें कर रहे हैं, इट इज़ लाइक गिविंग ए हिंदू लेजिटिमेसी टू दिस। तो वो बात बिल्कुल सही है कि दे ओपन द डोर टू द हेल, और उसमें से अब डीमंस वगैरह राक्षस निकलना शुरू हो जाएँगे। और लेकिन ये जो बात खुल गई है अब आम में, अब और लोग इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करना शुरू करेंगे अगर उनके खिलाफ कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। भाई स्कूल के बच्चे, यूनिवर्सिटी के बच्चे अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो आप उनको ये यूएपीए जो लॉ है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत उनको बगैर किसी चार्ज के बंद कर देते हैं महीनों। ये तो मतलब दे हैव कॉल्ड फॉर ए जेनोसाइड। इससे बढ़कर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है ही नहीं, तारीख में नहीं हुआ है और होगा भी नहीं। तो मुझे लगता है कि दिस इज़ ए टर्निंग पॉइंट, ये जो सेकंड टर्म है भारतीय जनता पार्टी में, जहाँ जेनोसाइड के लिए और ऐसे लोग कॉल कर रहे हैं जिनके पाँव उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर भी छूते हैं। ये नहीं कि कह सकते हैं कि ये फ्रिंज एक्सट्रीमिस्ट है, नहीं ये नहीं कह सकते, ये तो रिलीजियस लीडर्स वगैरह हैं। तो तो इट इज़ डेफिनिटली ए टर्निंग पॉइंट, और लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए। और इस पे जितनी भी बहस हो रही है, मैंने नसीरुद्दीन शाह का वो शो देखा है। अ, मैं उनसे थोड़ा-सा इख्तिलाफ करता हूँ, जो उन्होंने सिविल वॉर की बात की है, इट इज़ भाई वो सिविल वॉर की नौबत आए तक लाखों मर जाएँगे। दैट इज़ द ऐसी प्रॉब्लम। नौबत ना आए तो ना अच्छा आए, है। बिल्कुल ना आए। इट इज़ वी डोंट वांट टू गो डाउन दैट पैथ। और ये तो सारे मुल्क का मतलब, आपने फुटबॉल में लफ्ज़ सुना होगा सेल्फ गोल। ये सबसे बड़ा तारीख में सेल्फ गोल होगा, अगर भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को खाली यूपी के इलेक्शन या उत्तराखंड के इलेक्शन के खातिर मुल्क को सैक्रिफाइस कर दे। बिल्कुल सही कहा आपने। और कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि इंडिया इज़ एट वॉर विद हिमसेल्फ और हरसेल्फ रादर, जो भी कहना चाहें आप। अपने लोगों के साथ जंग हो रही है इनकी। जी, मैंने दोस्तों, एक्चुअली सर लास्ट 2 हफ्ते पहले एक आर्टिकल लिखा है अमेरिका के सबसे इन्फ्लुएंशियल डिफेंस मैगज़ीन में, कॉल्ड द नेशनल इंटरेस्ट, कि हम इंडिया को अपना एलाई बनाने चले हैं चाइना के खिलाफ। क्या हम लॉन्ग टर्म एक ऐसे मुल्क को एलाई बना सकते हैं जो अपनी ही पॉपुलेशन, अगर आप सिर्फ मुसलमानों को ले लें, तो मुसलमानों पे जो कल्चर वॉर हो चुकी है, यानी दिस कंट्री इज ऑलरेडी वेजिंग ए कल्चर वॉर ऑन इट्स ओन माइनॉरिटीज। तो क्या ये एक डेमोक्रेसी बन सकती है, और ये क्या इंटरनेशनली डेमोक्रेसीज को डिफेंड कर सकती है चाइना के अथॉरिटेरियनिज्म के खिलाफ? तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि ये मुल्क खुद अपने ही वासियों पर जंग कर चुका है और जंग चल रही है। खास तौर से ये जो एक मुद्दा आपने उठाया, वो मेरे ज़हन में था ऑलरेडी, लेकिन मैं इस पर्टिकुलर एपिसोड में उसे लाना नहीं चाह रहा था फिलहाल। जी, जी। क्वेड का मुद्दा, और जो खास तौर से विदेश नीति में जो इंडिया और अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया आए हैं चाइना को काउंटर करने के लिए, इसके लिए मेरी सोच है कि एक पूरा अलग एपिसोड जी, रखूँगा ज़रूर, आपके सामने, ज़रूर, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। ज़रूर। इट रिक्वायर अनदर 40-45 मिनट्स टू जस्ट elaborate on that one. जी, So that will not be possible to accommodate in this episode right now here, ज़रूर। because we respect the time of our guest also. और दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी बातचीत को ख़त्म करेंगे, लेकिन जाने से पहले कोई भी आखिरी एक कमेंट डॉक्टर साहब करना चाहें, जो भी आपके मन में कुछ कहना चाहें, आप ज़रूर कह सकते हैं। देखिए, इंडिया में एक फीलिंग है कि वी आर ग्रेट, ये हर इंडियन में है ये बात। लेकिन वो अगर उनसे पूछे व्हाट आर यू ग्रेट अबाउट, तो ज़रा वो डेफिनेशन थोड़ा-सा कमज़ोर हो जाता। इंडिया इज़ ए ग्रेट सिविलाइज़ेशन, इसमें कोई बात नहीं है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। इट इज़ अ यूनिक सिविलाइज़ेशन। मैंने एक बार लिखा था कि दुनिया में 4 बड़े मज़हब हैं जिनकी पॉपुलेशन 1-1 बिलियन की है, जिसमें से 2 मिडल ईस्ट से आए हैं, 2 इंडिया से आए हैं। यानी क्रिश्चियनिटी और इस्लाम मिडल ईस्ट से आए हैं, यस, हिंदुइज़्म और बुद्धिज़्म इंडिया से आए हैं। सो जी। इंडिया इज़ द अदर होली लैंड। इस प्लैनेट पे द अदर होली लैंड इंडिया है। तो इंडिया इज़ अ ग्रेट सिविलाइज़ेशन। लेकिन यू नो कि
वो जो गाना नहीं है, राम का नाम बदनाम ना करो, वैसी हाल हो गई कि आप अपने आप को ग्रेट बताने जाके आप ऐसे गिरे हुए हरकतें कर रहे हैं, वायलेंस कर रहे हैं कि यू आर नॉट ओनली डूइंग वायलेंस ऑन माइनॉरिटीज, यू आर डूइंग वायलेंस ऑन योर ओन वैल्यूज। ऑन वैल्यूज, यस। हाँ, ये बात कैसे समझाएं लोगों को, यू नो। एक प्रॉफेट मोहम्मद की एक हदीस है, पीस बी अपॉन हिम, कहते हैं कि अगर आपका पड़ोसी आपसे डरता है तो आप मुसलमान नहीं हैं। इफ योर नेबर इज अफ्रेड ऑफ यू देन यू आर नॉट ए बिलीवर। यानी कि आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, आप जिस घर में रहते हैं, वहां पे आपके पड़ोसियों के लिए यू शुड बी ए रिसोर्स। यानी अरे भाई, खान साहब रहते हैं हमारे मोहल्ले में, वो देख लेंगे, कुछ मसला पैदा हो, कुछ भी हो, क्राइसिस किसी भी तरह की, तो दैट इज द ट्रू वैल्यूज ऑफ बीइंग ए मुस्लिम। और जब हम दुनिया में, हमने भी काफी गंद किए पिछले 100 साल में, तो सो दैट इज, पहले हम अपने ही वैल्यूज पे जंग कर रहे हैं, फिर दूसरों पे जंग करते हैं, और इंडिया भी उसी रास्ते पे निकल रहा है। तो यस, मतलब मैं इन प्रिंसिपल हिंदू राष्ट्र के खिलाफ नहीं हूँ। आप बनाएं हिंदू राष्ट्र, आप ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाएं जिसे, जिसमें मुसलमान भी खुशी से रहना चाहें, जिसमें क्रिश्चियन और सिख भी खुशी से रहना चाह रहे, यार दिस इज बेटर देन डेमोक्रेसी, ये कहना चाहिए। और ना सिर्फ वो कि भाई अलबत्ता जापान और चाइना और अमेरिका भी रिसर्च करना शुरू करे कि भाई व्हाट व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम इंडिया, कि हम भी इसी तरह जाएं, कि ये एक ऐसा मुल्क बने जहाँ पे सब लोग खुश हों। मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं ना, सबका विकास और सबका व्हाटएवर, कि भाई सबकी सेफ्टी रहो, सबकी सिक्योरिटी रहो, सबको एक अपॉर्चुनिटी मिले कि वो अपने अंदर जो जो पोटेंशियल है उसको जाहिर करें। तो ऐसा राष्ट्र बनाए, ये नहीं कि एक ऐसा राष्ट्र हो जहाँ पे आप किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को रोड पे लिंच कर दें, उनको मार दें, उनके घर जला दें, उनको लूट लें, और ना तो लॉ एंड ऑर्डर हो, ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई क्रिटिसिज्म हो, ना कोई लीगल प्रोटेक्शन हो। ये कैसा राम राज्य? बिल्कुल आपने सही कहा है। हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे अपना घर ही जल जाए। और वो जी, राहत इंदौरी साहब का शेर मुझे याद आ गया कि या, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, इस मोहल्ले में हमारा ही मकान थोड़े है। बहुत खूबसूरत था वो शेर, मुझे याद है वो बेचारे। हालांकि उसकी अगली लाइन थोड़ी काफी हार्ड हिटिंग है, और जी, मैं दर्शकों के लिए वो भी कह देता हूँ। सबका खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सबका खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जी, हाँ, राहत इंदौरी साहब की ये जो क्या कहते हैं कि शेर जो हैं आज भी कानों में गूंजते हैं और शायद हकीकत भी बयान करते हैं। इन्हीं अल्फाजों के साथ दोस्तों हम आपसे लेंगे विदा, और शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर मुक़द्दर खान का, और कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला। इस समय वो अमेरिका से बात कर रहे हैं हमसे। तो बहुत बेबाकी से उन्होंने अपनी बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है, बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है। कहते हैं ना, इशारा काफ़ी होता है। समझ जाओ तो हमारे लिए अच्छा है। आने वाली जो हमारी नस्लें होंगी, कम से कम हमें दुआएँ देंगी कि हम सही रास्ते पर चले, और कहीं गलत रास्ते पर चले तो फिर शायद आने वाली नस्लें उसको भोगेंगी, उस पाप को भोगेंगी। इतिहास तो लिखा ही जाएगा, पर आज नहीं, आज से 30 साल बाद, 40 साल, 50 साल, 100 साल बाद लिखा जाएगा। और जो इतिहास लिखा जाएगा उसको लिखने वाले ये नहीं होंगे, वो कोई और होंगे। होप दे विल डू द जस्टिस व्हाट दे आर राइटिंग एट दैट टाइम। तो लेते हैं आपसे विदा, और शुक्रिया आपका बहुत-बहुत। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए जी। मुद्दे के साथ, नए मेहमान के साथ अगले शो के अंदर। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। बाय। शुक्रिया आप सबका।